गुडविल के वैल्यूएशन के चारों मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट वन था गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, थर्ड वन goodwill on the basis of super profit method, and fourth one was goodwill on the basis of capitalization of profit method। ये चार मेथड, इनको फार्मूला के हिसाब से अगर मैं समराइज करूं तो फर्स्ट मेथड में गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको पास्ट का 3, 4 या 5 साल का प्रॉफिट दिया जाएगा, उसका आपको टोटल लगाना है। सपोज 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 फिगर होगी, उसमें खाली एक केयर रखना, अगर कोई नेगेटिव फिगर है ब्रैकेट में, मतलब नेगेटिव फिगर, तो वो माइनस करना। 4 पॉजिटिव फिगर है उनको ऐड करना और ब्रैकेट वाली फिगर माइनस करना। अब जो टोटल आया, ये टोटल 5 साल का प्रॉफिट हुआ, 5 से डिवाइड करेंगे, यू गेट एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि गुडविल इज 2 years परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। ये था आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हमने किया था गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा हो, या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको कहा गया हो, तो आप लेटेस्ट ईयर को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देंगे। ओल्डेस्ट ईयर का वेट होगा 1, नेक्स्ट ईयर का 2, देन 3 एंड सो ऑन। सपोज 5 साल का प्रॉफिट है तो 1, 2, 3, 4, 5, हर एक ईयर के प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट का टोटल लगाएंगे, टोटल वेट से डिवाइड करेंगे, वी गेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, यू विल गेट गुडविल एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड और फोर्थ मेथड भी इसी तरह से मैं समअप करूंगा। तो आज ये समअप करने का रीजन है, आपके टेक्स्ट बुक में भी इलस्ट्रेशन नंबर 9 में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है और सभी मेथड से सॉल्व किया है। एक्चुअली उन्होंने आपको रिवीजन करने के लिए इस टाइप का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो सिमिलर टाइप का एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल एज यू नो मेरे क्लास पैम्फलेट में है। एग्जाम में एज पर प्रेजेंट ब्लूप्रिंट हमें 4 मार्क का एग्जाम्पल आता है, तो 4 मार्क में 6 मेथड नहीं पूछेंगे, एक ही मेथड पूछेंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल नहीं दिया है, मेरा एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे करवाऊंगा। सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 101 पे है, वो आप लोग करेंगे। मतलब एक साथ आपको सभी मेथड की प्रैक्टिस मिल जाएगी। सो आई एम स्टार्टिंग विथ एग्जाम्पल 9P। 2 मेथड मैंने समअप किए हैं, वो बोर्ड पे सॉल्व कर लूँ, फिर थर्ड मेथड शॉर्ट में बताऊंगा, मतलब थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर लूँगा, उसका सॉल्यूशन बोर्ड पे। लेट अस सी the information of the firm of Jal, Dara and Jasmine is as under: business assets 16,50,000, business liabilities 2,50,000, expected rate of return 12%, profit of the firm of last 5 years is as under। आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया गया है। Then they have given you from the above information determine the value of goodwill of the firm as per the following methods. Number 1, calculation of goodwill of the firm equal to goodwill of the firm equal to average profit of last 5 years। 5 साल का एवरेज निकालेंगे और वो जो एवरेज निकलेगा वही गुडविल है। 5 years परचेज नहीं कहा हुआ है, बी केयरफुल। अगेन आई एम रीडिंग द सेंटेंस, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का निकालना है एवरेज मुझे? ऑफ लास्ट 5 years। अब इस समरी में कुछ बेनिफिट्स आपको ये भी होंगे
कि जैसे मैं अभी कमेंट करूंगा कि एवरेज प्रॉफिट के मेथड पे अगर गुडविल गिनना है तो बेटा उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इन किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी है। तो एग्जाम में जब एवरेज प्रॉफिट मेथड देंगे तो नेचुरली आपको ना तो कैपिटल एम्प्लॉयड देंगे ना तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देंगे, और सपोज दिया है तो इट इज़ अ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। आप आगे चल के कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो तो वहाँ पे आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है थ्रू डिफरेंट टेस्ट। उसमें एक टाइप के कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं कि हम आपको 6 से 8 इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसमें से 2 इन्फॉर्मेशन बेसिक क्वेश्चन से कहीं भी रिलेटेड ही नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि उस इन्फॉर्मेशन का सॉल्यूशन बनाने के टाइम पे कहीं भी कोई यूज़ नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट कभी कभी सोचते हैं कि सर फिर वो इन्फॉर्मेशन देते क्यों है। बेटा रियल लाइफ में सपोज यू आर वर्किंग इन एनी ऑफिस, आपके सामने अलग अलग सिचुएशन होती रहती है। तो क्या वो सिचुएशन मेरे साथ रिलेटेड है, मुझे डील करनी है नहीं करनी है, मेरे वर्क से रिलेटेड नहीं है तो आई हैव टू इग्नोर इट। ये सब चीज़ें इस टाइप की टेस्ट के अंदर एक्चुअली चेक की जाती है, जिसको मैं सिंपल वर्ड्स में, ब्रॉड वर्ड में कहूँगा कि आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है। तो बेटा एग्जाम में जब आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड देंगे, आई नो यू आर अपियरिंग फॉर 12th, यू आर नॉट अपियरिंग फॉर सीए, इररिलेवेंट डेटा देंगे ही नहीं। बट वर्स्ट सिचुएशन यू मस्ट हैव नॉलेज कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की ज़रूरत नहीं होती है। अगर दिया हुआ है तो इट इज़ इररिलेवेंट। मैंने सिंपली ये 5 ईयर का प्रॉफिट लिख के उसका टोटल लगाया है, एवरेज ढूंढा है, जो एवरेज प्रॉफिट है वही गुडविल। अभी मैंने रीड किया था, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। यहाँ पे बेटा ये आप लिखो, उससे पहले खाली आपका ध्यान दिला दूं कि प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन हमने सिंपल एवरेज ढूंढा है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन, वहाँ पे ही आपको नंबर 3rd पे मिलेगा। अगेन आई रिपीट, एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इंक्रीजिंग ट्रेंड हो और आपको कहा जाए कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल गिनो। अगर वो ऐसे देते हैं तो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में लिखेंगे सिंपल एवरेज, खाली एवरेज नहीं लिख के देंगे, दे विल राइट सिंपल एवरेज। टेक्स्ट बुक में वो सिंपल वर्ड नहीं है, मैंने भी पैम्फलेट में वो वर्ड नहीं लिख के जानबूझ के आपको सेम टाइप की प्रैक्टिस करवाई है। तो मैंने ये जो क्वेश्चन में प्रॉफिट की फिगर्स सी, लेट अस सी 2013-14 1,71,000, then next year it is 1,89,000, next year it is 2 lakh, next year it is 2,08,000 and next year it is 2,14,000। मेरा ध्यान है कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ध्यान से देखिए। शायद जिसने ये क्वेश्चन बनाया है उसका पर्पज़ ये था कि इसी एग्जाम्पल में मुझे आपको वेटेड एवरेज की प्रैक्टिस करवानी है, तो उसने जानबूझ के बेसिक क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ट्रेंड दे दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियरली लिख के दिया कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू एवरेज। दे आर नॉट क्लैरिफाइड वेदर इट इज सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो टेक्स्ट बुक वालों का मेथड था सिंपल एवरेज गिना गया है और मैं उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने 5 साल का प्रॉफिट का टोटल लगाया है, उसको मैंने नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 उससे डिवाइड किया, वी गेट एवरेज प्रॉफिट 1,96,400। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू व्हाट? एवरेज प्रॉफिट ऑफ व्हाट? लास्ट 5 ईयर्स। नोट इट डाउन। अब इसी एग्जाम्पल 9P का हम पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं। एक ही एग्जाम्पल में एक्चुअली 6 एग्जाम्पल कवर किए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 9P मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर 8 पे एग्जाम्पल नंबर 9P। नंबर 1 गुडविल वाज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो हमने ऑलरेडी कर लिया। नाउ नंबर 2 गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी गिन चुके थे नंबर 1 में।
सिंपली एवरेज प्रॉफिट को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, सो यू गेट गुडविल. सो दिस इज मेथड नंबर 2. गुडविल इज इक्वल टू 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट ₹1,96,400. ब्रैकेट में मैंने दे दिया है एज कैलकुलेटेड अबव. अगेन आई रिपीट, एग्जाम में एक ही मेथड एक बार पूछेंगे, एक साथ 2 मेथड नहीं पूछेंगे, तो वहाँ पे कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि एज कैलकुलेटेड अबव. आप वो जितने ईयर्स हैं यहाँ पे 5 साल, ईयर प्रॉफिट 5 का टोटल लगाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, यू गेट एवरेज प्रॉफिट. सो गुडविल इज 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो जो एवरेज प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मैंने मल्टीप्लाई किया, वी गेट गुडविल. कंप्लीट सेकंड मेथड. तो मैं आपको थर्ड मेथड एक्सप्लेन करूं. अब थर्ड मेथड है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट. आपके क्वेश्चन पे में दिया हुआ है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एज पर फॉलोइंग मेथड्स. तो उसमें थर्ड वन, ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट. तो बेटा प्रॉफिट 5 साल का दिया हुआ है. मैंने फर्स्ट मेथड से पहले आपको 2 मेथड रिवाइज भी करवाए कि आपको 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेटेस्ट ईयर को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाएगा. उल्टा बोलूं तो ओल्डेस्ट ईयर का इंपॉर्टेंस लीज 13, 14, उसका वेट 1. ये प्रॉफिट की फिगर क्वेश्चन में दी हुई है, सेम मैंने लिखी है. देन नेक्स्ट ईयर 2, देन नेक्स्ट ईयर 3, नेक्स्ट ईयर 4 एंड अगेन 5. इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 साल का प्रॉफिट. इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये डबल प्रॉफिट हो गया, मतलब 2 साल का प्रॉफिट हो गया. 2 लाख को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 6 लाख. तो 6 लाख एक्चुअली ट्रिपल प्रॉफिट हुआ, मतलब 3 साल का प्रॉफिट हो गया. सेम 2,08,000 इंटू 4, वी गेट 8,32,000. तो ये 4 साल का प्रॉफिट हुआ. एंड देन 2,14,000 इंटू 5, 10,70,000. इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये 5 साल का प्रॉफिट हो गया. ये 1 साल का प्रॉफिट, ये 2 साल का, जब टोटल लगाऊंगा तो ये दोनों का टोटल 3 साल का प्रॉफिट. फिर ये 3 साल का प्रॉफिट ऐड करूंगा तो 6 साल का हो गया, और 4 साल का 10, और 5 साल का, तो ये टोटल प्रॉफिट 15 साल का प्रॉफिट हो गया. मैं वापस लॉजिक ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये अगर 15 साल का प्रॉफिट है तो हर साल का प्रॉफिट कितना, जानबूझ के मैं हिंदी यूज़ कर रहा हूँ, हर साल का, एवरी ईयर. इसको 15 से डिवाइड करूँगा, आई गेट एवरेज प्रॉफिट. तो आपके बुक वालों ने फॉर्मूला बना दी कि टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट. इसी को नंबर ऑफ ईयर्स को ही तो उन्होंने वेट का है और उसका टोटल लगाया, मतलब टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आ गए. सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको मैंने 15 से डिवाइड किया, आई गेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट गुडविल 2 years परचेज. इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड आई विल गेट द अमाउंट ऑफ गुडविल. तो आप इतना कंप्लीट कीजिए. तो बाकी की 2 लाइन मैं बाद में लिख देता हूँ, वो भी आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, आप लिख देना. और उसके बाद मैं मेथड नंबर 4 सुपर प्रॉफिट, वो शॉर्ट में वापस रिवाइज भी करूँगा और बोर्ड पे लिखूँगा. राइट इट डाउन. वेटेड एवरेज प्रॉफिट 2,03,400 ये आप लिख चुके हैं. इसको मैंने आगे कंटिन्यू रखा है कि गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. हम एग्जाम्पल नंबर 9P में ये थर्ड नंबर पार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको कहा गया था कि इट इज़ 2 years परचेज. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट गुडविल. सो 9P का थर्ड नंबर ओवर कंप्लीटेड. अब हम सभी मेथड समअप कर रहे हैं. 9P का पर्पस भी वही है. तो मैं ऑलरेडी 2 मेथड्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस
गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बट किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मैंने किसी बिजनेस में 50 लाख रुपीस अगर इन्वेस्ट किए हैं और किसी ने 4 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं डायरेक्टली एब्सोल्यूट प्रॉफिट की फिगर कंपेयर करूं तो इलॉजिकल है। उसने मेरे कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो बट नेचर उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट एक्चुअली डिपेंड करता है एक कैपिटल एम्प्लॉयड पे, सेकंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न? इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस रिस्की होगा तो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगा। फिर अगर किसी बिजनेस में स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ भी ओनर ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेगा। तो गुडविल इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सॉरी, प्रॉफिट इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं अभी स्टेप्स ही बोल रहा हूँ कि स्टेप 1 आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, नहीं दिया है तो टोटल एसेट्स से टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो वी गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब कैपिटल और प्रॉफिट रेट को देखते हुए इतना प्रॉफिट होना चाहिए। अब अगर किसी बिजनेसमैन को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसको हमने टेक्निकल लैंग्वेज में बोल दिया सुपर प्रॉफिट, रियल में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसकी रेपुटेशन की वजह से हो रहा है। तो स्टेप 4 पे हम ढूंढेंगे एवरेज प्रॉफिट। अगेन आई रिपीट, इट कैन बी सिंपल एवरेज, इट कैन बी वेटेड एवरेज। और फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का डिफरेंस, इफ द एवरेज प्रॉफिट इज मोर देन डिफरेंस इज गुडविल, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। फिर क्वेश्चन में आपको कहा हुआ होगा कि गुडविल इज पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स, सपोज 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा। अब 9P में हम देखने जा रहे हैं 4 नंबर पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्लियरली लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज। ये आपको इस एग्जाम्पल में क्यों लिख के दिया है? क्योंकि आपने 9P में जो फर्स्ट एग्जाम्पल किया था ना, वो एक सिंपल एवरेज था। तो कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे सिंपल एवरेज वाले प्रॉफिट को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कंपेयर करना है कि वेटेड एवरेज वाले प्रॉफिट को, जो आपने मेथड नंबर 3 पे गिना था, उसको कंपेयर करना है। तो टेक्स्ट बुक वाले एग्जाम्पल में भी उन्होंने क्लियरली लिख के दिया है कि सुपर प्रॉफिट कौन सा गिनना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को आपको एवरेज प्रॉफिट से कंपेयर करना है। कौन सा एवरेज प्रॉफिट? जो आपने वेटेड के बेस पे गिना था। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, एग्जाम में सभी मेथड एक साथ नहीं होंगे, एक ही मेथड होगा। क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो बट नहीं चल, आप वेटेड एवरेज ही ढूंढेंगे। सो बिजनेस के एसेट्स हैं 16,50,000, वो मैंने पहले लिख दिए। स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स 16,50,000। नंबर 2 पे दिया है बिजनेस लायबिलिटीज 250। मैंने टोटल एसेट्स से टोटल लायबिलिटीज, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस की, तो डिफरेंस इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज नेट एसेट्स। ये मैंने बाहर लिख दिया। क्वेश्चन में नंबर 3 पॉइंट पे कहा हुआ है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मैं 12% गिनूंगा तो मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल गया। एक्चुअली मेरा प्रॉफिट ऑन एन एवरेज हर साल कितना है, वो आप मेथड नंबर 3 पे गिन चुके हो, वेटेड एवरेज। तो आप वहाँ पे देखेंगे हमने ऑलरेडी गिना हुआ था। एग्जाम में मैंने कहा यही मेथड है,
दो मेथड साथ में नहीं है, तो आप यहाँ पे भी टेबल बना सकते हो, या पास्ट में हमने नीचे अलग से वर्किंग नोट बनाया था, ईयर प्रॉफिट वेट एंड वेटेड प्रॉफिट। टोटल वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से हमने डिवाइड किया तो वी गेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो नंबर 3 पे आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैलकुलेटेड अबव। अब एक्चुअली मेरा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस ये रहा, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज, तो मैंने सुपर प्रॉफिट को 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई किया, आई गेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, वो मैंने इधर लिख दिया। इस टाइप के 16 एग्जाम्पल, मतलब खाली एक ही मेथड वाले आप पहले भी कर चुके हो। आगे शायद इलस्ट्रेशन नंबर 4 था, या हमारे पैम्फलेट में P4 था, या P5 होगा, वो आप आगे देख सकते हैं। राइट इट डाउन। आफ्टर value of goodwill on the basis of super profit, now the last method was valuation of goodwill on the basis of capitalization of profit method। जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड के अंदर भी 2 मेथड हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बट जब मैं बोलूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इट डजंट मीन सिंपल एवरेज, इट कैन बी सिंपल एवरेज, इट कैन बी वेटेड एवरेज। ये मेथड आपको क्या सिखाता है कि लुकिंग टू द प्रॉफिट व्हाट शुड बी द कैपिटल। सिंपल आपको समझना होना है, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं इसके स्टेप्स ही बोल रहा हूँ। स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको टोटल एसेट्स दी हुई है, टोटल लायबिलिटीज दी हुई है, टोटल एसेट्स से टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, अगेन बी केयरफुल, डोंट फाइंड आउट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो तो सुपर प्रॉफिट के लिए ढूंढना होता है, इसमें नहीं ढूंढेंगे। ये दोनों चीज़ें रेडी है नेक्स्ट स्टेप्स पे यूज़ करने के लिए। नाउ लुकिंग द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे। इट कैन बी सिंपल एवरेज, इट कैन बी वेटेड एवरेज। जैसे 9P में आप देखेंगे ना, प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और जब क्वेश्चन में नंबर 5 पे आपको कहा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, उन्होंने कहीं भी क्लियर नहीं किया है कि सिंपल प्रॉफिट कि वेटेड एवरेज। तो लुकिंग टू द फैक्ट दैट प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, हम लोग वेटेड एवरेज गिनेंगे। इवन टेक्स्ट बुक ने भी वही अप्रोच फॉलो किया है। तो लुकिंग टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट व्हाट शुड बी कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कम है, लुकिंग टू प्रॉफिट मेरी कैपिटल होनी चाहिए 20 लाख, एक्चुअल मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है 16 लाख, तो डिफरेंस 4 लाख इज अ गुडविल। तो ये हो गया आपके स्टेप। अगेन माइंड में याद करते जाइए। स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3rd इंपॉर्टेंट एवरेज प्रॉफिट, इट कैन बी सिंपल और वेटेड एवरेज। 4th कैपिटलाइज प्रॉफिट, जिसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने जानबूझ के फार्मूला नहीं लिखी है जैसे आप समझ सकें कि एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अगर मुझे 12 रुपीज़ प्रॉफिट चाहिए तो मेरी कैपिटल होनी चाहिए 100। तो अगर मेरा प्रॉफिट 2,03,400 है तो मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसे कहा गया कैपिटलाइज प्रॉफिट। 2,03,400 इंटू 100 अपॉन 12, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये अपॉन में आ गया। तो बेटा ये फार्मूला डेवलप हो गई। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो 12% है, तो 12/100 उनकी वजह से 100 इधर आ गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा 12% फिर इधर 100 लिख देना। एवरेज प्रॉफिट 2,03,400 अपॉन 12 into 100. Let us calculate. $2,03,400 divide with 12%, it is 16,95,000. So capitalized profit is equal to 16,95,000. एक्चुअल मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड खाली 14 लाख है, सो डिफरेंस इज गुडविल। सो लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट minus capital employed. So capitalized profit is 16,95,000 minus capital employed is 14 lakh. So difference 2,95,000. This is goodwill. So goodwill is 2,95,000. जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड से या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आंसर सेम आएगा। तो जैसे मैं ये एग्जांपल सुपर प्रॉफिट मेथड से करूंगा, आंसर विल बी सेम। हाँ, उसमें डायरेक्टली आपको सुपर प्रॉफिट से गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा। आई थिंक ये एक बार फिर से रिवीजन हो गया। स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, स्टेप 3 एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 4 कैपिटलाइज प्रॉफिट। सिंपल वर्ड्स में कहूँ, लुकिंग टू प्रॉफिट व्हाट शुड बी कैपिटल, एंड स्टेप 5 कैपिटलाइज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड का डिफरेंस गुडविल। इन अदर वर्ड्स, गुडविल इज इक्वल टू capitalized profit minus capital employed. Excess of capitalized profit over capital employed is equal to goodwill. Note it down. Now, example number 9p में हम लास्ट मेथड देखने जा रहे हैं। एक्चुअली वो लास्ट मेथड का रिवीजन करने जा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसके अंदर आपको सुपर प्रॉफिट ढूंढना है। जैसे आप 2 years परचेज, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट में ढूंढते थे, वही स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। उस कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा। वो आप स्टेप्स के हिसाब से बोलेंगे तो थर्ड स्टेप आया। सेकंड स्टेप पे आप खाली वो रेट लिख देते हो, वो हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ है। थर्ड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढा, इतना प्रॉफिट होना चाहिए। अब एक्चुअल प्रॉफिट मेरा ज़्यादा है, मतलब एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4, इट इज एवरेज प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर 5 पे आपने सुपर प्रॉफिट ढूंढा। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का हम रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं उसका लॉजिक ही समझाने जा रहा हूँ। तो ऑलरेडी हम इसी क्वेश्चन के फिगर्स को देख लें कि आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दी हुई है, टोटल लायबिलिटीज मैंने माइनस की है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, उसको यूज़ करते हुए मैंने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढा। नंबर 4 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैंने यूज़ किया है। क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि कौन सा प्रॉफिट लेना है। इस क्वेश्चन में सभी मेथड मिक्सअप हैं। इंक्रीजिंग ट्रेंड की वजह से हम वेटेड एवरेज ही ले रहे हैं। इवन मैंने आपको कहा टेक्स्ट बुक में भी वही किया गया है।
तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी पहले ही शायद 9P के थर्ड नंबर पे गिन चुके हैं. सो दिस इज एवरेज प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट में से मैंने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस किया, डिफरेंसेस सुपर प्रॉफिट. अब वापस मैं लॉजिक ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 12%. बड़ा सुपर प्रॉफिट क्या था कि कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हुए प्रॉफिट इतना होना चाहिए, तो जो ज़्यादा वाला प्रॉफिट हुआ है वो मेरी रेपुटेशन की वजह से हुआ है. अगर मुझे 12 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो इसका मतलब मेरी एसेट्स इन्वेस्टेड और 100 रुपीज़ की है, वो खाली दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कैपिटल गुडविल बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है. गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड तभी की जाती है जब उसकी पेमेंट की जाए. वी कॉल इट परचेस्ड गुडविल. लेकिन जब हम खुद रेपुटेशन डेवलप करें, मैंने किसी को कोई पैसे दिए ही नहीं है, तो नेचुरली वो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है. ऑफ कोर्स गुडविल फ्री में क्रिएट नहीं होती है. मेरी मार्केट में जो रेपुटेशन डेवलप हुई है उसका एक्सपेंस तो हुआ है, लेकिन वो रिलायबली आप काउंट नहीं कर सकते हो. डेली आप एक्सपेंस करते हो. दुकान पे कस्टमर आते हैं, आप किसी को चाय पिलाते हो, किसी को आइसक्रीम खिलाते हो, किसी को नाश्ता करवाते हो, आप रेगुलर बेस पे ऐड करते हो. धीमे धीमे ऐड देख के भी मार्केट में आपकी एक रेपुटेशन डेवलप होती है. मैं कई बार क्लास में एग्जांपल देता हूँ कि कई बार ऐसे होता है कि कोई चीज़ में मैं रेगुलर जहाँ से परचेस करता हूँ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो माइंड में इमीडिएटली थॉट आएगा कि यार इस आदमी के ऐड लास्ट 8 साल से देख रहा हूँ, चल मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ. तो ऐड भी धीमे धीमे मार्केट में रेपुटेशन क्रिएट करती है. तो किसी ने ऐड के पीछे खर्चा किया, अब एग्जैक्टली कितना खर्चा हुआ वो तो पता नहीं चलेगा ना. सी, अकाउंट्स का एक फंडामेंटल रूल है, एनी एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट विच कैन बी रिलायबली मेजर्ड. तो गुडविल क्रिएट करने में मैंने एक एक्सपेंस तो किया है, कॉस्ट तो हो रही है, but it cannot be reliably measured because I incurred these expenses during past many years, maybe 5 years, maybe 10 years. So it cannot be reliably measured. So it is not recorded in the books. Goodwill है, recorded नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ये डिस्क्लोज कर रहा है कि नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, मतलब वो मेरी रेपुटेशन की वजह से हुआ. तो अगर 12% मेरा प्रॉफिट 12 रुपीज़ ज़्यादा हुआ है, तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये हुआ कि मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड 100 और भी है. तो अगर मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट 35,400 हुआ हो, तो मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड, मैंने जो कहा जो विजिबल नहीं है, बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, वो कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये अपॉन में आएगा. तो ये क्या है, फार्मूला डेवलप करवा रहा हूँ. ये है सुपर प्रॉफिट into 100 upon expected rate of return. So goodwill is equal to super profit upon expected rate of return into 100. So super profit it is 35,400 upon expected rate of return, it is 12 into 100. So goodwill is equal to 35,400 divide with 12%, that comes to 2,95,000. 2,95,000. This is 2,95,000. अभी मेथड नंबर 5 में कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड के अंदर भी गुडविल का अमाउंट
यही आया था। दोनों मेथड्स हमेशा आंसर सेम आएगा। आई थिंक पूरे का पूरे चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, इवन ये समरी भी कंप्लीट हो गई। आपके पैम्फलेट में हमने एमसीक्यू विथ आंसर्स दिए हुए हैं, आंसर इन वन लाइन भी आंसर्स के साथ दिए हुए हैं। सब चीज़ें ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस हो चुकी है। आप उनको एक बार रेफर कर लेंगे। उसमें भी अगर आपको कभी भी कहीं भी कोई डाउट है तो आप पर्सनली फ़ोन पे तो पूछ सकते हैं। हम डाउट्स के लिए एक लाइव सेशन करने वाले हैं, उसमें भी आप मुझसे ये डाउट्स लाइव के अंदर भी पूछ सकते हैं, पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो कल इम्पॉर्टेंट मैंने आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का डिफरेंस समझाया था। उसको आप बहुत ध्यान से देखना। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस मुझे कहता है कि बच्चे कभी कभी इन दोनों मेथड में थोड़ा सा मिक्सअप कर लेते हैं। बाकी कोई भी मेथड में कुछ भी इतना ट्रिकी नहीं है कि एक इवन बिलो एवरेज स्टूडेंट अगर रीजनेबल प्रैक्टिस करता है, आई एम यूजिंग द वर्ड रीजनेबल, तो वो भी आराम से वो एग्जाम्पल्स कर सकता है। सो विद दिस we come to the conclusion, end of this chapter. Write it down and bye.